हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ अलका दीक्षित, आपकी होस्ट और दोस्त, जो आपके लिए लाई है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो आपका एक सब्जेक्ट है जिसे आप बीसीए, बीबीए, एमबीए डिफरेंट स्ट्रीम्स में पढ़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रोल है इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। व्हाट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम? ओके, फर्स्ट आता है आपके पास एमआईएस की डेफिनेशन। ठीक है, एमआईएस मीन्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट इज द कंसेप्ट ऑफ लास्ट डिकेड्स ऑफ टू। मेनली होता क्या था, देखिए पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं। ये सब्जेक्ट को क्यों पढ़ा जा रहा है और मेन इसका मोटिव क्या है। इंफॉर्मेशन आज से तो मैनेज हो नहीं रही है। हमारे जितने भी पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, वो क्या करते थे, इंफॉर्मेशन को मैनेज करने की कोशिश करते थे। आज भी अगर आप अजंता एलोरा घूमने जाएं या कहीं भी आप आर्टिफैक्ट्स आपको कहीं मिलते हैं, कोई भी हिस्टोरिकल चीज़ें मिलती हैं, वो तभी आप उसको हिस्ट्री बोल पा रहे हैं। हमारे ग्रंथ हैं, हमारे वेदास हैं, वो क्यों हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ हिस्ट्री। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने किसी ना किसी मेथड से उस इंफॉर्मेशन को स्टोर किया, मैनेज किया, ताकि आज भी हम उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग कोई भी स्टडीज हैं उसको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो मेनली कंसेप्ट यही है कि मैनेजमेंट कैसे करनी है ताकि इंफॉर्मेशन सिर्फ आज के लिए ना, हमेशा इन फ्यूचर भी कभी भी हमें रिक्वायरमेंट हो तो वो इंफॉर्मेशन हमें मिल सके। ठीक है, इट हैज बीन अंडरस्टूड एंड डिस्क्राइब्ड इन द नंबर ऑफ वेज। कई तरह से इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को हम डिस्क्राइब करते हैं। क्या क्या होता है? मेनली होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन के लिए यूज हो रही है, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज हो रही है, यानी कि और कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है जहां हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले होता क्या है जी, हमारे पास सबसे पहले हम डील करते हैं डेटा के साथ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों के साथ स्टडी भी करूंगी और बताती जाऊंगी। ठीक है, मुझे यहाँ थोड़ी स्पेस रखनी चाहिए थी। डेटा, डेटा से हम क्या मिलते हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, और इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिलती है? नॉलेज। ठीक है, नॉलेज है हमें। ठीक है, हम कोई भी टेस्ट जो है उसको क्वालिफाई करते हैं बिकॉज ऑफ नॉलेज, क्योंकि हमें जो उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमें नॉलेज है कि हाँ जी, अगर ये कोई क्वेश्चन आ गया है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिला क्या? पढ़ा तो हमने, बहुत सारी बुक थी, उससे हमें क्या मिली? इंफॉर्मेशन मिली। लेकिन हम अप्लाई क्या करते हैं? अब अप्लाई करते हैं नॉलेज। ठीक है, तो ये है आपके लेवल्स। लेवल्स हैं किसके? डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के। ओके, द एमआईएस हैज मोर देन वन डेफिनेशन। क्या कोई चीज एक डेफिनेशन में खत्म हो सकती है? मैनेजमेंट को हम एक डेफिनेशन में खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो है क्या? MIS defined as a system which provides information support for decision making in an organization। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर उसने कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है, कोई भी डिसीजन लेना है, मान लीजिए हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, उसमें मुझे कितने लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी, या मान लीजिए घर में कोई फंक्शन कर रहे हैं तो हम किसी केटरर को बुलाते हैं, हम किसी डेकोरेशन वाले को बुलाते हैं, हम कोई हॉल बुकिंग करवाते हैं, तो हमारी मैनेजमेंट वहीं से शुरू हो जाती है। उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। अगर हमने 500 लोगों को बुलाया तो हमारा हॉल बड़ा होना चाहिए, अगर हमारे पास 50 लोग आने वाले हैं तो वो हॉल छोटा होगा। ठीक है, तो हमें ऑर्गेनाइज कैसे करना है? अगर आपके पास केटरर आएगा, वो सबसे पहले पूछेगा जी आपने जो भी बनवाना है पहले आप मुझे एस्टिमेट दीजिए कि ऑटोमेटिकली लोग कितने आने हैं। तो वो भी आपसे क्या बनता है? इंफॉर्मेशन सपोर्ट मांगता है ताकि वो एक प्रॉपर डिसीजन ले सके। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जब भी उन्होंने इंफॉर्मेशन कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले उन्हें क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या रहता है? एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है MIS डिफाइंड एज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मैन एंड
मशीन। ठीक है, सारा काम क्या मैन कर रहा है? नहीं, उसको क्या चाहिए? उसको मशीन्स चाहिए जिसकी विद द हेल्प ऑफ दैट क्या करेगा वो, उस जो इंफॉर्मेशन को सपोर्टिव बना के जो उसने डिसीजन लिया उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए मशीन्स। ठीक है, तो खाली इट इज अ कॉम्बिनेशन, ऑटोमेशन, ऑटोमेट करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, इसको मैन और मशीन को विद द हेल्प ऑफ वी कैन produce an integrated system for providing the information to support the operations। जो भी operations होंगे, ठीक है, उसको सपोर्टिव करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑटोमेशन करनी है विद द हेल्प ऑफ मैन एंड मशीन। मान लीजिए आपके पास क्या है? बैंक्स है। आजकल हम बैंक्स में कोई भी काम, जो भी ट्रांजैक्शंस करवानी है वो ऑनलाइन करते हैं। ठीक है, और जो भी हमें इंफॉर्मेशन सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के लिए चाहिए वो हमें इंफॉर्मेशन घर बैठे अपने सिस्टम पे, अपने फ़ोन पे अवेलेबल हो जाती है। यानी कि हम बैंक को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। हमें कोई बिल्स डिपॉजिट करवाने हैं वो हम ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। हमें बड़ी बड़ी क्यूज में नहीं लगना पड़ता। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव किसके लिए हो रहा है? कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजीज से भी, जहां हम इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अगर एक सर्विंग विंडो है, ठीक है, जहां बिल डिपॉजिट करवाने जाते हैं, एक पर्सन जो है किसी एक पर्सन का बिल डिपॉजिट करता है तो उसे 2 मिनट लगते हैं। ठीक है, 2 मिनट लगे, बट विद द हेल्प ऑफ, अगर उसके पास 50 सिस्टम, मतलब 50 लोग लगे हैं, तो 50 to 100, यानी कि 100 मिनट्स उसको लगेंगे उस पूरे दिन उन सब चीजों को करने के लिए। यानी कि सिर्फ जो लोगों के बिल डिपॉजिट करने हैं, एक पर्सन हमने मतलब स्टेबली उसको वहां बिठाया है, वो सिर्फ बिल डिपॉजिट कर रहा है। रादर देन अगर हमने एक सिस्टम बना दिया और एक ऐसा यूजर को इंटरफेस दे दिया कि वो कभी भी अपने सिस्टम से लॉग इन करे और वहां पर अपने बिल डिपॉजिट करवा दे, तो एक ही टाइम में मल्टीपल लोग जो हैं वो डिसीजन ले सकते हैं। वो अपना डिसीजन तो ले ही पाएंगे, साथ साथ में अपना काम भी मोर एफिशिएंट वे से, ज्यादा अच्छी तरह से वो उस काम को कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है, MIS डिफाइंड एज अ सिस्टम बेस्ड ऑन द डेटा बेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सिस्टम बेस्ड इंफॉर्मेशन ऑन द डेटा बेस, यानी कि आपने अपने घर बैठे, कहीं भी आप बैठे हैं ऑल इंडिया, अगर आपने किसी टेस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको वो क्या दे देते हैं? एक इंटरफेस देते हैं, एक पोर्टल है, आप पोर्टल पे जाएंगे, वहां पर अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन है, आपने फॉर्म भरना है, आपको क्या मिलेगा? एक एडमिशन नंबर मिल जाएगा, एप्लीकेशन आईडी मिलेगा, आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा। ठीक है, तो डेटाबेस में वो सारे लोग उस पोर्टल के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। आप जब भी चाहें उस इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस ही नहीं कर सकते, कल को मान लीजिए मैं जाती हूँ, मैंने किसी यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म फिल करा और फॉर्म फिल करने के बाद मैंने फीस डिपॉजिट करवा दी। अब फीस डिपॉजिट करवाने के बाद हमेशा क्या होता है? हमें रिसिप्ट जनरेट होती है, हाँ जी, कि आपका ये स्टेप कंप्लीट हो गया है। कल को ऐसा नहीं हो सकता कि जो दूसरी यूनिवर्सिटी है जहां पर मैंने फॉर्म फिल किया है वो उसके लिए मना कर दे कि जी आपकी तो फीस ही नहीं आई। क्यों? क्योंकि हम वहां पर प्रूफ दे सकते हैं कि जी इस पोर्टल के अंदर, इस एप्लीकेशन आईडी के अंदर हमने क्या किया है? फीस को डिपॉजिट किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? सिस्टम बेस्ड ऑन द डेटाबेस। सिस्टम है जिसके अंदर हम डेटाबेस में अपनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? सिक्योर होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, और जब भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट पड़े तो हम उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कुछ बच्चे हैं यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, उनके लिए जब तक वो उनकी डिग्री वैलिड होती, मतलब वो जब तक उस डिग्री में वो इनरोल हैं, कंप्लीट उनकी डिग्री नहीं हो जाती, तब तक वो लोग उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू हर बार अपना फॉर्म फिल करते हैं, हर सेमेस्टर का फॉर्म फिल करेंगे और उनको उसी लॉगिन आईडी के अंदर उनका सारा काम चलता रहता है। तो सिस्टम बेस्ड डेटाबेस बन गया है उनका, कि इस बच्चे ने इस सिस्टम के अंदर, इस डेटाबेस के अंदर इस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन ली है,
और एडमिशन लेने के बाद वो क्या कर रहे हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन रहे हैं। यानी कि जिस कॉलेज में वो एडमिशन ले रहे हैं या जिस यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन ले रहे हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन रहे हैं। इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू द पीपल। और साथ ही अगर इन फ्यूचर कोई भी अगर उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उन्हें कोई भी डिसीजन लेना है कि मान लीजिए हमारे पास 500 सीट्स हैं किसी भी कोर्स में, ठीक है, तो हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना, हम 1000 के एडमिशन्स नहीं कर सकते। तो उसके बेसिस पे अगर मेरे पास 500 सीट्स के रिगार्डिंग मैंने उसको कम्प्लीटली फुलफिल कर दिया है, तो उस बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि जी अब हम अपनी एडमिशन्स क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर हम ज़्यादा लोगों को एडमिशन दे देंगे तो हम उन्हें बिठाएंगे कहाँ, ठीक है। तो या हम किस तरह से एडमिशन लेंगे, हम ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, तो ये सारी चीजें कहाँ है, ये सारी सिस्टम बेस्ड इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे आप क्या करते हो, लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन सके। बट क्या होगा, आप टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करते हो। नेक्स्ट है आपका MIS is defined as computer based information system। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, अभी जैसे एग्जांपल दिया मैंने आपको कि जितना भी आपका डेटा है वो सारा कहाँ है, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन। यानी कि आपने कंप्यूटर के थ्रू, आप डायरेक्ट किसी मशीन के इंटरेक्ट में नहीं आ रहे, आप किसी पोर्टल किसी इंटरफेस के थ्रू आ रहे हैं। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी वेबसाइट बनाई है, वहां जाके आप एडमिशन लेते हैं, तो वो क्या बन गई, आपकी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन बन गई थ्रू दैट पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट आता है जी ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, अगर आप लोग कोई स्टडी कर रहे हैं तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप उस फील्ड में बहुत अच्छा से, आपके सबसे पहले आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस फील्ड में। अगर आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप करेंगे क्या, उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर अगर आप उस फील्ड में एक बेटर जॉब ले सकते हैं या उसी फील्ड को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो यही आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, अगर मैं मूवी देखने जाती हूँ और मुझे उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में अगर मुझे उस मूवी की टिकट्स मिल गए, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया कि हाँ जी उस पर्टिकुलर टाइम के लिए मुझे क्या करना था, वो मेरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अगर मैंने कोई टेस्ट दिया है और मैं उस टेस्ट में क्वालिफाई हो जाती हूँ, तो वो मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, तो इसी तरह MIS के भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। इट रेफर्स टू एज द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड सिस्टम इज द डिसिप्लिन कवरिंग द एप्लीकेशन ऑफ पीपल, टेक्नोलॉजीज एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, एप्लीकेशन किसके लिए बना रहे हैं, हम लोगों के लिए बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें अपना रोल प्ले कर रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी के थ्रू ही इंटरेक्ट करेंगे ना। अब मान लीजिए आपके पास व्हाट्सअप है, मैंने आपको व्हाट्सअप मैसेज किया, लेकिन आप उस मैसेज को तब तक नहीं देख सकते जब तक आपके पास सेम व्हाट्सएप का ऐप ना हो। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जो है वो बेनिफिट कर रही है किसको, लोगों को। ठीक है, और उसमें हम क्या करते हैं, कुछ एक प्रोसीजर्स दिए हैं। प्रोसीजर क्या हुए कि अगर मैंने व्हाट्सएप से मैसेज भेजा है तो आपके पास भी व्हाट्सएप होना चाहिए। अगर मैं आपको मेल कर रही हूँ तो आपके पास भी क्या होना चाहिए, आपके पास भी मेल आईडी होना चाहिए जिसके अंडर आप क्या करेंगे, उस मेल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिवली कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो टोटल क्या बन जाता है, यानी कि हमने लोग लिए, पीपल्स लिए, with the help of technology and with the help of procedure we are getting the information system to solve the business problems। ठीक है, कोई पर्सन बोलता है कि हो मेरे पास, मैंने कोई, आजकल क्या होते हैं आपके ऑनलाइन इंटरव्यूज हो जाते हैं, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है या कोई कंपनीज है वहां पर आपके ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाते हैं। आपको कंपनी में वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऑनलाइन इंटरव्यूज दे सकते हो। ऑनलाइन अपने क्या है सर्टिफिकेट्स स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आप टेस्ट दे सकते हैं। तो मेनली है क्या कि हम विद द हेल्प ऑफ लोगों के लिए जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, हम उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स को यूज करके क्या करें, हम
बहुत सारी बिजनेस प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कब हमारी मीटिंग है, कैलेंडर से हम वो सब चीजें मैनेज करते हैं, कब किसका बर्थडे है, हमें वो सब चीजें याद नहीं रहती। आज हमें इवन अपने घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 लोगों के फोन नंबर्स भी याद नहीं होते, हम उसको भी स्टोर किससे कर रहे हैं, उसको स्टोर करते हैं बाय नेम। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे, जब बिजनेस में हम बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट होते हैं तो हमें उनकी इंफॉर्मेशन भी स्टोर करनी पड़ती है। उस इंफॉर्मेशन को हम कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं इजीली स्टोर कर रहे हैं, चाहे आप उसको फोन में स्टोर कर रहे हैं। सो MIS इज अ प्लान्ड सिस्टम। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सोचा और कुछ भी कर दिया, नहीं। इट इज अ प्लान्ड सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड डिसमिनेटिंग डेटा। कलेक्ट करना है, ठीक है, कलेक्ट कर लिया, स्टोर कर दिया। स्टोर करने के बाद उसको अलग अलग भी तो करना है। मान लीजिए एक कॉलेज में 10 डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं जिसके अंदर बच्चे एडमिशन्स लेते हैं। वेबसाइट पे क्या हो रहा है, सबका डेटा उसके अंदर जा रहा है, लेकिन आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट करते हैं कि आपने किस पर्टिकुलर फील्ड में अपना फॉर्म भरना है। ठीक है, तो कलेक्ट भी वही हो रहा है, सेम इंटरफेस है, सेम फॉर्म है, बट डिसिमिनेट हो रहा है डेटा, अलग अलग कर रहे हैं हम उस डेटा को विद द हेल्प ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड डिसिमिनेटिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जी हमें वहां पर लाइवली दिखता है, जो भी इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, टीचर्स होंगे चाहे कोई अथॉरिटी है, जो भी उसके रिगार्डिंग अथॉरिटी है जो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेगी आपके फॉर्म फिलिंग को, वो चेक करेगी कि हाँ जी कि इतने बच्चे हैं जिन्होंने इस स्ट्रीम में एडमिशन ली है। किसी ने BBA में एडमिशन लिया है, किसी ने BCA में, किसी ने MBA में, किसी ने PhD में। ठीक है, तो ये जो एडमिशंस का प्रोसीजर था, सिंपल सा एग्जांपल दिया है मैंने आपको कि किस तरह से आपका डेटा कलेक्ट होता है, स्टोर होता है, डिसिमिनेट होता है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड टू कैरी आउट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ताकि मैनेजमेंट का जो फंक्शन है उसको हम स्मूथली रन कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपका, इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट मेथड्स टाइड टू द ऑटोमेशन और सपोर्ट ऑफ ह्यूमन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ऑटोमेट कर दिया, ऑटोमेट यानी कि जो काम मैन्युअली हो रहा था अब हमने उसको मशीन के थ्रू ऑटोमेशन कर दी, ऑटोमेटिक कर दिया कि वो ऑटोमेटिकली जब भी चाहो आपको जो फॉर्म है वो अवेलेबल हो जाए। पहले क्या होता था, जब मैनुअल सिस्टम होता था तो हम देखते थे कि हाँ जी वो पर्सन उस सीट पे होना चाहिए जिससे मुझे काम करवाना है, अगर वो छुट्टी पे है तो हम चक्कर लगाते रहते थे, काम नहीं होता था। अब क्या है, हम वो इंफॉर्मेशन क्या है, हमने डिसीजन लेने के लिए हमने क्या है, मल्टीपल लोग हैं जिनके पास अथॉरिटी है कि वो उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है। और जो पर्सन है, ह्यूमंस हैं, उनको डिसीजन लेने में ज्यादा बेनिफिट हो गया है। ठीक है, तो अब क्या है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में बेनिफिट हो रहा है, एक्सपर्ट सिस्टम्स जितने भी हमारे बन रहे हैं उसमें बेनिफिट हो रहा है, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सब चीजें हम धीरे धीरे एक एक करके स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब हम अलग अलग, मैं इन सब चीजों को ब्रेक कर रही हूँ। फर्स्ट आता है आपके पास मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट क्या है, जैसे घर को आपके जो पेरेंट्स हैं वो बड़े अच्छे से मैनेज कर रहे होते हैं, चाहे उनके पास कम सैलरी है या उनके पास ज्यादा इनकम है, लेकिन वो सबका ध्यान रखते हैं। इसी तरह जो मैनेजमेंट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स हैं, वो ऐसा नहीं करते कि किसी पार्ट को इग्नोर करते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी उनके पास भी क्या होती है, मैनेजमेंट होती है, ताकि जितने भी उनके उस ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं वो उनका ध्यान रख सके। सो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल। ठीक है, क्या है डिसीजन, गेटिंग थिंग्स डन, हमें काम करना है। जाके क्या ऑफिस में लोग बैठ जाते हैं, नहीं, वहां पर क्या हो रहा है, काम हो रहा है, हर एक सीट पे कुछ ना कुछ काम हो रहा है। उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली मैनेज्ड होगी। क्यों, क्योंकि उस पे सीट पे जो पर्सन है वो उसको मैनेज कर रहा है कि मेरे से कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन मांग ली जाए तो मैं उस अथॉरिटी को या उस पर्सन को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। सो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन एंड
विद द पीपल इज फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। ठीक है, जो लोग हैं उनको ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में रखा जाता है। स्टूडेंट्स अलग होते हैं, टीचर्स अलग होते हैं, लैब स्टाफ अलग होता है। इसी तरह बहुत सारे, जैसे असिस्टेंट मैनेजर हैं, मैनेजर्स हैं, क्लर्क्स हैं, लोअर डिविजनल क्लर्क्स हैं, ये अलग अलग पार्ट है, लेकिन हर एक का अपना अपना क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, जिसमें जो किससे बना है, लोगों से बना है। लेकिन फॉर्मली हमें क्या करना है, उन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय अ मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर। बेसिक फंक्शन क्या होता है एक मैनेजर का? सिर्फ कई लोग देखते हैं कि मैनेजर, अच्छा इनको तो कोई काम भी नहीं। नहीं बेटा, जिन जो लोग हायर सीट्स पे होते हैं उनके पास उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, आपके घर में आप लोगों को लगता होगा कि पेरेंट्स क्या है, जाते हैं मजे से नौकरी करते हैं, उनके पास तो बहुत सारी सैलरी आ जाती है उसकी जगह, और वो क्या कर रहे हैं, सब चीजें आराम से चल रही है। लेकिन उन्हें हर चीज को क्या करना है, मैनेज करना है, कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए उसको कैसे सॉल्व करना है, घर में कोई और लोग आ जाए उन्हें कैसे मैनेज करना है। ठीक है, कोई फंक्शंस करवाने हैं कैसे मैनेज करना है। तो ये सारी क्या है, मैनेजर्स जो हैं वो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या है बेसिक फंक्शन? अब मैनेजर का बेसिक फंक्शन है प्लानिंग करना। सबसे पहले वो प्लान करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको हम अचीव करें। उसके लिए कम टाइम में, कम लोगों के साथ, कम मशीन्स के साथ क्या हम उस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने मोटिव को अचीव कर सकते हैं। अब प्लान तो कर लिया हमने, किसी भी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या हम उस प्लान को करके छोड़ देते हैं? नहीं। ठीक है, मान लीजिए हमने सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि घर में हमने खाना बनाने के लिए रखा या दूध गर्म करने के लिए रखा, तो क्या हम उसको गैस पे ऑन करके छोड़ देते हैं? नहीं, हम थोड़ी थोड़ी देर बाद जाके चेक करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह कॉलेजेस में क्या होता है, क्लासेस हो रही हैं, यूनिवर्सिटी में क्या हो रही है, क्लासेस हो रही हैं, लेकिन उन सब के ऊपर भी एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। वो क्या देखता है, वो प्रॉपर चेकिंग में रखता है कि जितने भी टीचर्स हैं वो प्रॉपरली क्लासेस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो एक क्या है, कहीं ना कहीं एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जो वो उन्होंने वो प्लान किया है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसमें स्टाफिंग। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, स्टाफिंग। अब स्टाफिंग में क्या होता है, देखिए, अगर हमने कोई नए कोर्सेज रन किए, नए कोर्सेज जब हम रन करेंगे तो हमें उसके अंदर कुछ ना कुछ स्टाफ को रखना पड़ेगा, ताकि वो स्टाफ जो है उन सारी पर्टिकुलर, पहले तो वो क्या होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए, वो उसमें ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, ताकि जो भी काम है वो प्रॉपरली प्रॉपर इनिशिएटिव वे से हो सके। तो हमें उन्हीं लोगों को स्टाफिंग करनी है, उन लोगों को रखना है, ताकि वो हमारे प्लान, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफ तो कर लिया, फिर उनको ऑर्गेनाइज भी करना है। ठीक है, कि किस किस तरह से हमें काम करना है, और फिर उसको डायरेक्ट भी करना है कि हाँ जी अगर ये काम है तो उसको किस तरह से डायरेक्टिंग अथॉरिटीज जो हैं वो उनके रोल्स बता देती हैं कि आपको ये काम इतने टाइम में हमें कंप्लीट करना है। अब स्टाफिंग में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है, उसको एट द विकास क्या हुआ, उसको कई नए ऑर्डर्स मिले हैं, नए ऑर्डर्स मिले हैं, तो वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ लोगों को अपने अंडर रखेंगे, या फिर जो उनके पास लोग हैं उन्हीं को ओवर टाइम करवा के वो काम करवाएंगे। तो ये एक तरह से स्टाफिंग हो गई, कि या तो मैंने अपने ही स्टाफ से काम चला लिया, या मैंने कुछ और लोगों को टेम्परेली कुछ टाइम के लिए रखा है। जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो उनको कुछ कॉन्टैक्ट पीरियड के लिए वो लोगों को क्या करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है, अब स्टाफिंग कर ली उनको, और स्टाफिंग करने के बाद उनको ऑर्गेनाइज किया, जी हाँ जी ये सारा डेटा है या ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे ऐसे काम करेंगे। और साथ साथ में डायरेक्टिंग अथॉरिटी जो है, जब एक काम कंप्लीट हो जाता है, एक मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है, फिर वो नेक्स्ट के लिए उनको डायरेक्ट करती है कि हाँ जी अब आपने इसको नए काम को किस तरह से करना है।
ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी मैनेजमेंट। नेक्स्ट आती है जी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज कंसीडर्ड एज अ वैल्यूएबल कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो सबसे वैल्यूएबल कंपोनेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का। कोई कितना भी करता धरता हो किसी कंपनी का, उसके लिए वो बंदा प्यारा नहीं होता, यानी कि वो जो पर्सन है वो उनके लिए इतना प्यारा नहीं होता जितनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसीलिए बड़े बड़े डेटा बैंक्स बनाए जाते हैं जहां पर हर रोज की इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर की जाती है। पहले तो बहुत सारे लोग रखे जाते थे जो इंफॉर्मेशन को मैनेज करते थे, बड़े बड़े रजिस्टर्स बनाते थे, बड़ी बड़ी फाइल्स बनाते थे, फिर उस फाइल्स को स्टोर करने के लिए क्या करते थे, बड़े बड़े स्टोर बनाते थे। उस स्टोर के अंदर फिर अगर कभी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो उस स्टोर में जाकर वहां से इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते थे। लेकिन आज क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन सारी कहाँ है जी, कंप्यूटर पे है। अब कंप्यूटर अगर सिस्टम खराब हो गया तो क्या होगा, तो क्या हम हमारी इंफॉर्मेशन गई? नहीं, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम क्या बनाते हैं, हम सर्वर्स बनाते हैं, हम डेटा बैंक्स बनाते हैं। जितने भी बैंक्स हैं, अगर आज मैंने कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करी है, आज से अगर 20 साल पहले का मेरे पास कोई डेटा था, या अगर 20 साल पहले जब सिस्टम्स कंप्यूटर सिस्टम्स इतने अच्छे से यूज नहीं होते थे, या लोगों को बहुत डर था कि हम इंफॉर्मेशन को किस तरह से करेंगे, तो कंपनीज ने क्या करा, जो लोग मैनुअली काम कर रहे थे मैनुअल के साथ साथ उन्होंने इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए वेबसाइट्स पे भी काम करना शुरू करा। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई जैसे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनके पास क्या है, उन्होंने अपनी दो दो वेबसाइट्स जो है वो साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं। एक ओल्ड वेबसाइट है, क्यों, क्योंकि कुछ लोगों का जो ओल्ड वेबसाइट पे अपना लॉगिन पासवर्ड बना हुआ है, वहां पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, और जो नई लेटेस्ट वे से काम कर रहे हैं वो नई इंफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो नई वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, तो किसी तरह से हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन को मैनेज करना है। इंफॉर्मेशन इज डेटा दैट इज प्रोसेस्ड। ठीक है, जब भी कोई कोई सारा डेटा है, ठीक है, आप सभी लोग फॉर्म भरते होंगे कोई, तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो आप अपने रिगार्डिंग सारा डिटेल देते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मेरा जी, ये रेजिडेंशियल एड्रेस है, और जिन फिर क्या है, मेरे घर में इतने लोग हैं, इतनी इनकम है, ये सारा आपसे क्या मांगा जाता है, आपसे डेटा मांगा जाता है, आधार नंबर मांगा जाता है, आपका पैन कार्ड मांगा जाता है, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारा क्या है, डेटा। लेकिन जब आपके फादर का नाम क्या है, आपकी मदर का नाम क्या है, आपने कहाँ से कितने परसेंटेज कितने नंबर ये लिए, और फिर आप किस पर्टिकुलर स्ट्रीम में आप इनरोल कर रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन क्या हुई, मेनली अब उससे हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है। मेनली अभी तक क्या था, अभी तक आप डेटा से डील कर रहे थे। ठीक है, आपने क्या करा, स्टोर कर दिया डेटा। अब जो भी मैनेजमेंट अथॉरिटी थी उन्होंने कहा जी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्टूडेंट का नेम, उसके परसेंटेज, ठीक है, और उसने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं, ठीक है, और जिसमें वो एडमिशन लेना चाह रहा है क्या वो एलिजिबल है उसके लिए। तो ये बन गई ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंफॉर्मेशन। लेकिन इन फ्यूचर अगर कभी भी कोई वो डेटा मांगा जाए तो वो डेटा डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो डेटा अगर अवेलेबल होगा तभी तो हम इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब डेटा तो आपने स्टोर कर दिया, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या है, तो कॉलेज उसके बेसिस पे आपको एक रोल नंबर देता है, एक क्या करता है, लाइब्रेरी कार्ड देता है। तो लाइब्रेरी कार्ड और रोल नंबर के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि आप उस कॉलेज के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमने बनाई इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में निकल कर आया आपका रोल नंबर और आपका एडमिट कार्ड। उसके बेसिस पे आप बोल सकते हैं हाँ जी मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, या मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का स्टूडेंट हूँ जहाँ पर मुझे आगे काम करना है। एंड इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म विच असिस्ट डिसीजन मेकर। अगर आप कहीं फंस जाते हैं, आप बोलते हैं हाँ जी दिखाइए अपना अपना आई कार्ड दिखाइए, तो आप अपना लाइब्रेरी कार्ड या कुछ इस तरह से दिखाते हैं, आईडी कार्ड दिखाते हैं, तो हाँ जी मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन हूँ, और मैं इस तरह से किसी काम के लिए कोई भी आपका रीजन हो सकता है तो आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, आपकी इंफॉर्मेशन है एट द स्पॉट कहीं भी अवेलेबल हो जाएगी। आपका आधार नंबर है, आपका पासपोर्ट नंबर है, जो भी है, तो उससे क्या पता लग रहा है, दैट इज अ इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिस्टम।
ठीक है। आई होप कि आपको मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन दोनों ही चीजें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टम। अब हम बोलते हैं कि हमारा जो बॉडी है, हमारा बॉडी का सिस्टम ना कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्यों, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल ऑर्गन्स हैं, जो हर एक ऑर्गन है वो अपना काम कर रहा है। ठीक है। इसी तरह अ सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स। कोई भी सिस्टम है वो सिंगल एंटिटी से नहीं बनता, उसके पास क्या है, मल्टीपल एलिमेंट्स है, विच आर जॉइंड टुगेदर टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। कोई भी कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या करना है कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत अच्छे से काम करे। ऑब्जेक्टिव क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, कि उसे उसको गोल को टाइम अचीव करना है, अपना काम प्रॉपर करना है। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव है, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए पूरे लोग, पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए अपने अपने टास्क को डिवाइड करती है, और वो काम सब लोग कर रहे होते हैं इन अवर डे टू डे लाइफ। ठीक है। जैसे मान लीजिए, छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि एक कॉलेज में मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे टीचर्स हैं, और एक टीचर मल्टीपल सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहा है। डे टू डे वो क्या करते हैं, एक एक टॉपिक कराते हुए, करते करते वो उनका विद इन 3-4 मंथ्स में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। जब सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्या एक क्लास का हुआ? नहीं, सभी सब्जेक्ट्स का हो रहा है। तो इससे क्या बन गया, आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव बना। द एलिमेंट्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। एलिमेंट्स क्या है, जो एलिमेंट्स है वो क्या है, इंटर रिलेटेड है। एक सेमेस्टर के अंदर आप मल्टीपल कोर्सेज पढ़ते हैं। क्या अगर आपका किसी एक पेपर में कंपार्टमेंट रह गई तो क्या वो कंप्लीट होगा? नहीं होगा। जब तक आप पूरे कंप्लीट सब्जेक्ट्स को पास नहीं कर लेंगे, तब तक वो सिस्टम का पार्ट कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है, पहले तो इंटर रिलेटेड है और इंटर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये कंप्लीट होगा फिर दूसरा शुरू होगा, दूसरा कंप्लीट होगा फिर तीसरा शुरू होगा। तो इस तरह से आपके पास इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट एलिमेंट्स होते हैं। दस एवरी सिस्टम इज सेट टू बी कंपोज्ड ऑफ सब सिस्टम्स। ठीक है। कोई भी सिस्टम है वो एक पार्ट से नहीं बनता। ठीक है। जैसे हमने कहा कि मुझे आधार कार्ड फिल करवाना है, या मुझे बैंक में कोई अपना अकाउंट ओपन करना है। ठीक है। तो उसके सब सिस्टम है। जी, आपने अकाउंट ओपन करना है, आप अपना आधार कार्ड भी लाइए। अगर कोई बोलेगा मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, तो पहले उसे आधार कार्ड बनवाने जाना पड़ेगा। ठीक है। या उसके पास कोई पैन कार्ड नहीं है, तो पहले जी पैन कार्ड भी अप्लाई करो। तो इस तरह से आपके पास क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ सब सिस्टम। दस एवरी सिस्टम इज सेट टू बी कंपोज्ड ऑफ सब सिस्टम। बहुत सारे सब सिस्टम से मिलकर क्या बनता है, एक सिस्टम बनता है। एक छोटा सा और एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आप घर में कोई डिश बना रहे हैं, आपने उस डिश का नाम तो रख लिया, ठीक है, आपने कह दिया कि जी हम सपोज मटर पनीर बना रहे हैं। तो खाली मटर और पनीर से क्या आपकी सब्जी बन जाएगी? नहीं, हमें उसके अंदर और भी कंपोनेंट्स, यानी कि और भी इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ेंगे। तो एवरी सिस्टम इज सेट ऑफ कंपोज्ड ऑफ सब सिस्टम। तो बहुत सारे सब सिस्टम, छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं उसको मिलकर आपका एक सिस्टम बनता है। अ सिस्टम हैज वन और मल्टीपल इनपुट्स, एंड these inputs are processed through a transformation process to convert these inputs to आउटपुट्स। ये जो सिस्टम है उसके पास क्या हो सकती है, मल्टीपल इनपुट्स हो सकती हैं। ठीक है। मतलब जब आपके पास एक इंफॉर्मेशन बन गई, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन को कई लोग अपने डिफरेंट एंगल से उसको एक्सेस करेंगे। जब उसको डिफरेंट एंगल से एक्सेस करेंगे तो मल्टीपल इनपुट्स आए, लेकिन उसको जब हम प्रोसेस कर रहे हैं डिफरेंट एंगल से, तो वो भी एक सिस्टम का पार्ट बन जाती है। और एक ही सिस्टम को हम डिफरेंट एंगल से जब देख रहे हैं तो वो हर पर्सन उसको, यानी कि जैसे कोविड हुआ तो डॉक्टर्स ने उसको अपने एंगल से देखा। ठीक है। फिर क्या हुआ, कोविड को एजुकेशन वालों ने उसको अपने डिफरेंट एंगल से देखा, स्टूडेंट्स ने अपने एंगल से देखा, टीचर्स ने अपने एंगल से देखा। ठीक है। और जो बिजनेसमैन थे उन्होंने अपने एंगल से देखा। तो उस सिचुएशन को, एक ही कंपोनेंट को जब हम मल्टीपल इनपुट्स मिलती हैं और उसको जब हम प्रोसेस करते हैं, देन थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कन्वर्ट दीज इनपुट्स टू द आउटपुट्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई होप इसी तरह से आप इन लेक्चर्स को एंजॉय करते रहेंगे।
इसी के साथ मैं आज का लेक्चर खत्म करती हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।